जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपकी इस चैनल जेके एग्जाम्स में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि पूरा आप ये वीडियो अंत तक देखोगे और आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस वीडियो से। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर जाके सब्सक्राइब करके रखे और घंटी का आइकन जरूर दबाना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज के अपडेट्स मिलते रहे। जो ही हम वीडियो अपलोड करेंगे उसी वक्त आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K। इससे पहले सबसे जरूरी बात यह है कि हमने जो पहला वाला टॉपिक पढ़ाया पूरा पर्सनालिटीज वाला, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक था। उसमें क्या पढ़ना था क्या नहीं पढ़ना था, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट मटेरियल। आल्सो उसके PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है पूरी तरीके से, जितना भी हमने आपको पढ़ाया है। इसके अलावा अब अगर बात करेंगे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, पूरी तरीके से मैं आपका अटेंशन चाहता हूं कि आप पूरी तरीके से तब तक मेरे साथ बने रहोगे जब तक वीडियो रहेगा, क्योंकि अदरवाइज अगर आप आधा छोड़ के चले जाओगे आपको कोई फायदा नहीं होना है और आप पेन और कॉपी उठाओगे ये वीडियो सीखने के लिए। अब सबसे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो सिलेबस में हमारा क्या दिया गया है, हमें लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले हमें यह जानना है कि इसको कैसे बनाया गया, फॉर्मेशन को समझना है। तो फॉर्मेशन से हम स्टार्ट करेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स को पढ़ाएंगे आपको, और फिर उसके बाद हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको सिखाएंगे। सबसे पहले फॉर्मेशन की अगर बात करेंगे तो बिफोर 1947 की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया ब्रिटिशर्स के रूल में पाया जाता था, यानी कि ब्रिटिशर्स को पूरी तरीके से कंट्रोल था इंडिया में बिफोर 1947। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनाया गया, आइए इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या होता है कि आइडियोलॉजी होती है, माइंड सेटअप होता है। किसी भी चीज को करने के लिए माइंड सेटअप होता है। उस माइंड सेटअप को लोगों के साथ शेयर करने के बाद ही कोई भी चीज एनफोर्स होता है, कोई भी चीज किया जा सकता है या कोई भी चीज हमारे सामने आ सकता है। तो इसी के चलते 1934 में आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देते हैं कौन, M.N. रॉय। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज मेक इट इंपॉर्टेंट, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं तो ये आपको जरूरी करनी है। तो 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया देता है कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। कौन बोलता है, M.N. रॉय। अब M.N. रॉय को ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि इनका कहना मतलब जो आइडियोलॉजीज होती है, जो माइंड सेटअप होते हैं, उन्होंने उस वक्त सोचा कि अगर हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपने लॉज होंगे, सारा कुछ अपना होगा, तो उसके लिए वो चीजें लाने के लिए, वो चीजें बनाने के लिए वो एक सिंगल पर्सन नहीं कर सकता है। तो हमें क्या होना है, हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। सो फॉर दैट रीजन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया पुट फॉरवर्ड किया। किन्होंने किया, ये किया M.N. रॉय ने। कब किया था, 1934 में। ये फर्स्ट बिगिनिंग स्टेप माना जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में। उसके बाद अगर 1934 को छोड़कर 1935 में जाएंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारे पास था, उन्होंने अंग्रेजों, उस वक्त हम अंग्रेजों के पूरी तरीके से कब्जे में थे, तो उन्होंने अंग्रेजों से डिमांड की कि हम ऑफिशियली, किसके लिए डिमांड की, ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए। क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, क्योंकि उस वक्त जो भी काम किया जाता था उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, किनसे, अंग्रेजों से। सो फॉर दैट रीजन अब उसके बाद आता है 1940, 5 साल के बाद। 1935 से लेकर 5 ईयर्स गुजर जाते हैं। 5 साल के बाद 1940 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक्सेप्ट किया इस प्रपोजल को। किसको, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए इन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट किया। हाँ, अब आप बना सकते हो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना सकते हो, ठीक है। उसके लिए इन्होंने जब एक्सेप्ट किया, कौन से ऑफर में, अगस्त ऑफर में इन्होंने पूरी तरीके से इसको एक्सेप्ट किया। अब अगर बात करेंगे उसके बाद 6 साल बाद 1940 से लेकर 6 ईयर्स फिर से गुजर जाते हैं। 1940 से लेकर 1946 तक 6 ईयर्स फिर से गुजर जाते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्मड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफिशियली। उसके बाद 1946 में हम पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे जरूरी चीज समझना है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई किस
इस तरीके से। अब यहाँ पर सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर हम उस वक्त का इंडिया देखेंगे, 1946 का इंडिया अगर देखेंगे तो इंडिया क्या था, इंडिया दो चीजों में बटा हुआ था, दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तो थे प्रिंसली ऑपरेटेड स्टेट्स और दूसरे थे ब्रिटिश ऑपरेटेड स्टेट्स। अब ये प्रिंसली ऑपरेटेड स्टेट्स कौन से थे और ये ब्रिटिश ऑपरेटेड स्टेट्स कौन से है? सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसली ऑपरेटेड स्टेट्स। प्रिंसली ऑपरेटेड स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं, वो राज्य थे हमारे भारत के जिनको लोकल रूलर्स, लोकल किंग्स वगैरह कंट्रोल करते थे, बट इनडायरेक्टली ये भी ब्रिटिशर्स के अंडर आते थे। ठीक है, अब अगर बात करेंगे ब्रिटिश ऑपरेटेड स्टेट्स की, ब्रिटिश ऑपरेटेड स्टेट्स थे वो स्टेट जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब उस वक्त पॉपुलेशन को के रेशो को कंसिडर करते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी जो ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कमेटी है, ये बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने के लिए पॉपुलेशन रेशो को कंसिडर किया गया। मान लो अगर हमारे पास 10 लाख लोग हैं, उनके लिए एक मेंबर एज ए रिप्रेजेंटेटिव कंसिडर किया जाएगा। इस रेशो को अगर कोई स्टेट अब हमारे पास है उसमें 5 लाख लोगों की आबादी है, पॉपुलेशन, तो वहां से कितने लोग आएंगे? 5 मेंबर्स आएंगे। अब ये कौन से मेंबर्स आएंगे? ये वही लोग आएंगे जो उस वक्त के गवर्नमेंट को संभालते थे, जो राज्य प्रदेशों को संभालते थे, उस वक्त गवर्नमेंट के काम में आते थे, वही मेंबर्स एज ए रिप्रेजेंटेटिव आ सकते थे। इसमें किसमें? इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स में। उस वक्त 296 मेंबर्स प्लस 93 मेंबर्स इज इक्वल टू 389 मेंबर्स। ये ड्राफ्ट था कि इतने मेंबर्स होने चाहिए हमारी किसमें, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इतने मेंबर्स होने चाहिए। बट अगर हम देखेंगे एक्चुअल में 296 ये वो मतलब बंदे थे जो ब्रिटिश ऑपरेटेड स्टेट्स से बिलोंग करते थे, जिनमें ब्रिटिशर्स डायरेक्टली बिलोंग करते थे। तो यहां से 296 मेंबर्स डायरेक्टली सिलेक्ट किए गए, किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फ्रेम करने के लिए। और ये 93 मेंबर्स जो थे ये रिप्रेजेंटेड फ्रॉम प्रिंसली ऑपरेटेड स्टेट्स थे। ये रिप्रेजेंटेटिव्स वहां से थे जहां पर प्रिंसली ऑपरेटेड स्टेट, जहां पर राज्य प्रदेशों में किंग महाराजा वगैरह को रूल करते थे। इनका यहां पर मानना था अगर ब्रिटिशर्स यहां से चले गए, इंडिया को छोड़ के अगर ब्रिटिशर्स वापस चले गए तो वहां पर उस वक्त क्या करेंगे? ये वो राज्य खुद चलाएंगे। बट इन्होंने यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहते थे, तो इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया। यहां पर पूरी तरीके से अब हमारे पास कितने मेंबर्स थे? 296 मेंबर्स थे। ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 296, नॉट 289। तो ये हमने इसलिए यहां पर हाईलाइट करके बोला 296 इज द राइट ऑप्शन। अब अगर बात करेंगे इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इंक्लूड क्या थे? उस वक्त के हिंदूज, उस वक्त के मुसलमान, उस वक्त के सिख्स, सारे इंक्लूड किए गए। इसके अलावा 9 वुमेन्स को भी इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कमेटी में। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कमेटी बनी थी मतलब पूरी तरीके से। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होती है। आप देख लेना पेस और डेडिकेशन उन लोगों की जिन्होंने ये कमेटी बनाई है और उन्होंने किस तरीके से काम किया है, उनके पीछे आइडियोलॉजी क्या थी, सारा कुछ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है? फर्स्ट मीटिंग होती है। किसकी फर्स्ट मीटिंग होती है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग जब होती है, एट दैट टाइम मोस्ट सीनियर पर्सन जो होता था उस वक्त हमारे पास, वो था डॉक्टर सचिंद्रा सिंह। ठीक है, ये जो थे वो उस वक्त बहुत ही ज्यादा एजड पर्सन थे। तो फर्स्ट मीटिंग में ही इनको फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया। नाउ अगर हम देखेंगे पेस, मैंने बोला था आपको 11 दिसंबर 1946 को फिर से एक दिन के बाद एक और मीटिंग होती है जिसको हम सेकंड मीटिंग के नाम से जानते हैं। उस दिन क्या करती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी? वो उस दिन एक्चुअल प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मतलब सिलेक्ट कर देती है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट HC मुखर्जी को सिलेक्ट कर देती है। इसके अलावा एडवाइजर BN राव, जिसको हम एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी कह सकते हैं, BN राव को बनाया गया। सेकंड मीटिंग जो थी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमें प्रेसिडेंट मिला, हमें सेक्रेटरी मिला,
और हमें एडवाइजर मिला। अब हम थर्ड मीटिंग की तरफ जाएंगे। 2 दिन के बाद 11 को मीटिंग हुई थी, 13 को फिर से मीटिंग होती है, 13 दिसंबर 1946 को फिर से मीटिंग होती है। इसको थर्ड मीटिंग के नाम से जानते हैं। उस वक्त ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट, ऑब्जेक्टिव जो हमारा था, ऑब्जेक्टिव इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ऑब्जेक्टिव्स मतलब फिलॉसफी बिहाइंड कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और वो किस तरीके से लोगों के काम आ जाएगा, किस तरीके से उसमें डिफरेंट लोगों को कंसिडर किया जाएगा, उस चीज को देखते हुए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय, ये किसने प्रेजेंट किया? जवाहरलाल नेहरू ने। हम कौन सी फिलॉसफी रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे, किस तरीके से लोगों को हैंडल किया जाएगा, माइनॉरिटीज को किस तरीके से देखा जाएगा, चिल्ड्रंस को किस तरीके से देखा जाएगा, या डिफरेंट पीड़ित लोग जो होते थे उस वक्त जिनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, उनको किस तरीके से देखा जाएगा, उस चीज को रखने के लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया गया। किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। ये कब? थर्ड मीटिंग में दिया गया था, 13 दिसंबर 1946 में। अब मूव करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब थर्ड मीटिंग कंप्लीट होती है, उसके बाद इसमें डिवीजन इनटू डिफरेंट कमिटीज होती है। यहां से क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट, यहां पर नोट कर दीजिए और डाल दीजिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बहुत सारी कमिटीज, डिफरेंट कमिटीज, जैसे कि हमारी बड़ी कमेटी होती है, फिर मोहल्ला कमेटी होती है, फिर उसके बाद छोटी छोटी कमेटी होती है। गाँव की अगर बात करेंगे, अब बड़े शहर की बात करेंगे तो सबसे पहले ऊपर सरकार होती है, फिर छोटी छोटी सरकारें होती है, मतलब एमएलएज होते हैं, एमएलएज के अंडर गांव की जो अपनी तरीके से चलाते हैं, पंचायत होती है। इस तरीके से उस वक्त इन्होंने क्या किया, मैं एग्जांपल दे रहा था, यहां पर इस बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जिसमें 296 मेंबर्स थे, उसको क्या किया, उसको डिफरेंट कमिटीज के अंडर डिवाइड किया गया कि हर किसी कमेटी को अपना नाम रखा गया, हर किसी कमेटी का अपना काम था और हर किसी कमेटी का अलग अलग चेयरमैन था। सबसे पहले बात अगर करेंगे तो बनाई गई कौन सी? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का ये काम था कि वो पूरी तरीके से खाका तैयार करे। खाका, ड्राफ्टिंग मीन्स खाका, पूरी तरीके से इसके ड्राफ्ट्स तैयार करे कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो उसके जो उस वक्त चेयरमैन थे वो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर साहब, जो माने जाते हैं, जिनको पूरा क्रेडिट दिया जाता है पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का, और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको कहा जाता है। तो BR अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। उसके अलावा यूनियन पावर्स कमेटी बनाई गई, उसके जो चेयरमैन थे वो है जवाहरलाल नेहरू। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, उसके भी चेयरमैन जो थे जवाहरलाल नेहरू। अब अगर बात करेंगे स्टेट कमेटी जो बनाई गई थी, स्टेट कमेटी के भी चेयरमैन जो थे वो जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा एडवाइजर कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, इस पे लगभग हर किसी साल यूपीएससी पे क्वेश्चन आता ही आता है, या अगर आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या अपने एग्जाम को कंसिडर करोगे तो ये जरूरी क्वेश्चन बनता है। एडवाइजर कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, उसके जो थे चेयरमैन वो सरदार पटेल को बनाया गया। अब अगर बात करेंगे उसके अलावा नंबर 6 पे प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार पटेल को बनाया गया इसका चेयरमैन। अब अगर बात करेंगे स्टीयरिंग कमेटी, तो इसका जो चेयरमैन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब अगर बात करेंगे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, तो ये उसका भी चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये थे कुछ कमेटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटीज है और उनके चेयरमैन के नाम मैंने आपको बताए। अब अगर बात करेंगे उसके बाद 2 साल, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 years 11 months and 18 days, 2 साल की कड़ी मेहनत, 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद, इस चीज को आप कैसे याद रख सकते हो, 3 साल माइनस 12 दिन, ठीक है, की कड़ी मेहनत के बाद हमारे पास 26 नवंबर 1949 को हमारे पास पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होके आ जाता है। उस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, इंटैक्ट करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है। इस पे क्वेश्चन आता है किस तरीके से, लेकिन यहाँ पर सबसे विषय की बात यह है कि सर हम फिर 26 जनवरी 1950 को ये जो हम मनाते हैं ये जो हम मनाते हैं रिपब्लिक डे, कॉन्स्टिट्यूशन का डे जो हम मनाते हैं 26 जनवरी मतलब को मनाते हैं, तो ये 26 नवंबर को अगर हुआ था तो हमने 26 जनवरी 1950 को क्यों इसको फोर्स में लाया गया, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, उस पर मैं जरूर यहाँ पर रोशनी डालना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ उस चीज के बारे में। सो फॉर दैट रीजन आई नीड योर अटेंशन क्लियरली।
अभी तक जो वीडियो देख रहा है और लाइक अभी तक नहीं किया है, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी है। प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज प्लीज एंड प्लीज। और चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब करके रखेगा। और यहाँ पर मैं बताऊंगा कि हमारे पास 1928 में जवाहरलाल नेहरू के जो फादर थे वो थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू 1918 में एक प्रपोजल भेजते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि हमें आप डोमिनियन स्टेटस दे दो। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? तो डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस वो चीज होता है कि सर हम अपना खुद का खुद चलाएंगे। ठीक है, हम अपना खाना वाना सब कुछ देख लेंगे, हम आपका पूरा राज्य खुद चलाएंगे, बट हम आपके फ्लैग के नीचे काम करेंगे। ठीक है, ये कौन बोलते हैं? ये बोलता है मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर। 1928 में ये जो मतलब प्रस्ताव भेजते हैं, प्रपोजल भेजते हैं कि हम अपना खुद का सारा कुछ मतलब स्टेट खुद चलाएंगे, हम अपना इंडिया खुद का खुद चलाएंगे, बट आप हमें कंट्रोल कर लो इस तरीके से कि आपके फ्लैग के अंडर हम रहेंगे, पूरी तरीके से आपका स्टेट मतलब पूरी तरीके से आपका ही हम मानेंगे। इस तरीके से था कि हमें जीने दो बट हम आपके ही अंडर रहेंगे। ठीक है, ये डोमिनियन स्टेट्स का मेन चीज है। अगर इस चीज को समझाने बैठेंगे तो पूरा टाइम लग जाएगा। सो फॉर दैट रीजन मैं यहाँ पर पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद अगर उस वक्त के यंग लीडर्स को देखेंगे, जैसे नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, नेहरू थे, और भी कई सारे लीडर्स थे जो यंग ब्लडेड थे, उन्होंने नहीं माना इस चीज को, वो अपोज करने लगे। बट उस वक्त सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो आपस में ही टूट जाते तो पूरी तरीके से जो हमारा कांग्रेस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जो था, वो बिखर जाता। बट दे डोंट वांट टू ब्रेक द चेन्स ऑफ यूनिटी। उनको यूनिटी नहीं ब्रेक करनी थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 1929 तक अगर ब्रिटिशर्स ये चीज मान लेते हैं तो हम कुछ साल इस डोमिनियन स्टेटस के अंडर गुजारा कर लेंगे, उसके बाद आजादी मांग लेंगे। इन्होंने सोचा, यंग ब्लड ने। तो अगर ये चीज होता है 31 दिसंबर 1929 तक तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो इस दिन हमारा प्रपोजल एक्सपायर हो जाएगा, तो हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करेंगे। उसके बाद 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में आईएनसी का सेशन चल रहा है रावी रिवर पे। इस पे भी क्वेश्चन आता है यूपीएससी के रिगार्डिंग, अगर कोई तैयारी कर रहा है। रावी रिवर पे एक कमेटी चल रही है, पूरी तरीके से सेशन चल रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो यहाँ पर 12 बजने का वेट कर रहे थे पूरी तरीके से सारे लीडर्स। जो ही 12 बज गए तो एक्सपायर हो गया ये डोमिनियन स्टेटस का प्रपोजल। तो इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। उसके बाद 26 जनवरी को, 31 दिसंबर को तो ये मांग कर रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी 1930 को ये पूरे तरीके से इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी 1930 को ये पहली बार ये इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। और उसके बाद हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था। इसी को देखते हुए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, इन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी की जो हमारी परंपरा थी उसको जिंदा रखने के लिए हम 26 जनवरी को ही पूरी तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करेंगे। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग थी। किसकी? जब 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग थी इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो इन्होंने उस दिन क्या किया? 26 जनवरी को तो पूरी तरीके से लागू होना था, लेकिन 24 जनवरी को ये पूरी तरीके से मीटिंग बुलाते हैं। उस वक्त सारे जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो सिग्नेचर करते हैं, जो आप ओरिजिनल कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे देख सकते हो कि लास्ट में सारे मेंबर्स के सिग्नेचर है। अब अगर बात करेंगे इस दिन उन्होंने क्या किया? इस दिन उन्होंने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को हमारे मतलब नेशन के लिए सिलेक्ट कर दिया। अब आपके लिए क्वेश्चन है, नेशनल एंथम कौन है हमारे पूरी तरीके से हमारे इंडिया का, और नेशनल सॉन्ग कौन सा है? ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में भर देना। ठीक है, अब अगर बात करेंगे और उस दिन क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मतलब पूरी तरीके से फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया घोषित किया गया। अब अगर बात करेंगे 26 जनवरी को केम इनटू फोर्स, पूरी तरीके से एनफोर्स किया जाता है पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को। ये थी पूरी प्रक्रिया। और उस दिन क्या था, उस वक्त हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें उस टाइम 395 आर्टिकल्स थे और 12 शेड्यूल्स थे और
22 पार्ट्स थे, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उस वक्त का खाका था। अब अगर बात करेंगे, क्वेश्चन इस पे दो तरीके के आ जाते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर अगर देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया था अडॉप्ट कब किया गया और इंटैक्ट कब किया गया था, तो उसका आंसर, सही आंसर 26 नवंबर 1949 आएगा। अगर आपको बताया जाएगा कब फोर्स में लाया गया, एनफोर्स कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 उसका आंसर था। ये पूरी तरीके से मैंने आपको प्रक्रिया समझाई कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बनाया गया। नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन अब होता क्या है, डेफिनेशन बताएंगे, प्रेम्बल को समझने की कोशिश करेंगे, और इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे भी चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू मे हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू एंड थैंक यू।